दुनिया की सबसे पुरानी नागरिकता में से एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन भी एक है। इस तरह के 3000 से लेकर 6000 साल पुराने इजिप्ट सिविलाइजेशन में दुनिया की 7 अजूबा में से एक पिरामिड से लेकर मौत के बाद एक और जिंदगी होती है ऐसा मानकर करने वाली ममिफिकेशन प्रोसेस तक बहुत सारे मिस्ट्रीज छुपे हैं। उन सब के बारे में यूट्यूब और इंटरनेट पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। लेकिन एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन को उतना इन्फ्लुएंस करने वाली इजिप्ट गॉड्स में से कुछ गॉड्स क्यों ह्यूमन बॉडी के साथ और डिफरेंट एनिमल फेसेस के साथ रहते हैं, ये सवाल आपका मन में भी कभी ना कभी आया ही होगा। इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब को तलाश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो स्वागत है आपका एक और रोमांचक सफर पे। गॉड्स एनिमल हेड्स के साथ रहना सिर्फ इजिप्शियन गॉड्स में ही नहीं, हम इस चीज़ को हिंदू गॉड्स में भी देख सकते हैं। इस तरह हिंदू गॉड्स में से कुछ गॉड्स क्यों एनिमल हेड्स के साथ हैं, इस सवाल का जवाब आप सबको पता ही होगा। देखा जाए तो इनका जवाब हिंदू स्क्रिप्चर्स में क्लियरली मेंशन किया गया है। इसी तरह इजिप्शियन गॉड्स क्यों एनिमल हेड्स के साथ हैं, इनका जवाब भी इजिप्शियन माइथोलॉजीज एंड बुक्स में बताया होगा। ऐसा आप सोच रहे हो तो आप गलत हो। इजिप्शियन माइथोलॉजी में कौन सी गॉड्स किन की बच्चे हैं, कौन किस एस्पेक्ट्स के गॉड की तरह थे, किन के बाद कौन इजिप्शियन गॉड्स एंड ह्यूमंस को रोल किया है, एक गॉड रूल करते वक्त उस सिविलाइजेशन में किस तरह की डेवलपमेंट और चेंजेस आए थे, इन सारी बातों को बताया गया है। लेकिन कहीं भी इजिप्शियन गॉड्स क्यों एनिमल एंड बर्ड हेड्स के साथ हैं, इन बातों को नहीं बताया गया। फिर इजिप्शियन गॉड्स के बारे में इजिप्शियन माइथोलॉजी ही आंसर नहीं करने वाले इन सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? इस सवाल का जवाब है ग्रीक माइथोलॉजी एंड साइकोलॉजी में। फर्स्टली ग्रीक माइथोलॉजी में इन सवालों का जवाब क्या है एंड इजिप्शियन माइथोलॉजी के रिलेटेड इन सवालों का जवाब ग्रीक माइथोलॉजी में क्यों है। ग्रीक माइथोलॉजी और इजिप्शियन माइथोलॉजी का रिलेशन क्या है, पहले ये जानना पड़ेगा। हजारों साल पहले ग्रीक माइथोलॉजिस्ट को ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज के लोग मानते थे। इसी तरह इजिप्शियन माइथोलॉजिस्ट को अफ्रीका के इजिप्ट के लोग मानते थे। फिर पूरी तरह दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के रहने वाले ये दो डिफरेंट माइथोलॉजिस्ट कहाँ लिंक हुए, पूछा जाए तो ग्रीक माइथोलॉजी में सारे संसार को ओलंपियन गॉड्स रूल करने से पहले ही टाइटन्स नाम का गॉड्स रूल करते थे। उसके बाद टाइटन्स का किंग क्रोनोस का बेटा जियूस और उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपने ही दुश्मन साइक्लोप्स और जेंट्स के साथ मिलकर टाइटन्स होते हुए भी राजा बनने की लालच में टाइटन्स के साथ ही जंग शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई 10 साल तक चलती है। इस जंग में जियूस जीत कर राजा बन जाता है और टाइटन्स को पाताल लोक में कैद कर देता है। टाइटन्स के साथ वार के बाद टाइटन्स का किंग क्रोनोस का 6 चिल्ड्रन में से 3 सन्स जियूस, पोसेडन एंड हेडिस आसमान, समंदर और पाताल लोक का रूलर्स बन जाते हैं। इस तरह जियूस सारे ग्रीक गॉड्स का किंग बनकर ग्रीक गॉड्स रहने वाली माउंट ओलंपस से सारे संसार को रूल करता है। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद क्रोनोस की संतान 6 ग्रीक गॉड्स के साथ उनका पैदाइशी कुछ और गॉड्स भी ओलंपियन गॉड्स में शामिल होकर डिफरेंट एस्पेक्ट्स का गॉड की तरह पूजित होते हैं। लेकिन उसी समय काली समंदर की गहराई से अर्थ गॉडेस टाइटन गाया अपने चिल्ड्रन टाइटन्स को ओलंपियन गॉड्स पाताल लोक में बंद करने का बदला लेने के लिए और उसी तरह सारी टाइटन्स को छुड़ाने के लिए पाताल लोक में रहने वाली काली शक्तियों से मिलकर एक खतरनाक मॉन्स्टर को जन्म देती है। इतना पावरफुल मॉन्स्टर हिस्ट्री में पहली बार देखा गया। ये खतरनाक मॉन्स्टर ही ग्रीक माइथोलॉजी में सारी मॉन्स्टर्स का फादर टाइफून है। टाइफून समंदर के अंदर पैदा होने के साथ ही एक डरावनी आवाज के साथ समंदर में रहने वाली सारी जीवों को डरा देता है। वो आवाज सुन के क्या हुआ ये जानने के लिए समंदर का राजा पोसेडन वहां जा पहुंचता है। पोसेडन को वहां हजारों ड्रैगन हेड्स और बड़े बड़े पंख के साथ उसके रास्ता में आने वाली सारी चीज़ों को तबाह करते हुए आगे बढ़ने वाली एक बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपनी जी जान लगाने वाला पोसेडन एट लास्ट अपनी मोस्ट पावरफुल वेपन ट्राइडेंट से भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। लेकिन पोसेडन की उस अटैक को बड़े आसानी से झेलने वाला टाइफून पलटकर एक अटैक में ही पोसेडन को बेहोश कर देता है। उस तरह बेहोश हुआ पोसेडन को कुछ डॉल्फिन्स टाइफून से दूर ले जाकर बचाते हैं। अब टाइफून समंदर से जमीन पर आके बेरहमी से इंसानों का जान लेना ओलंपस माउंटेन के ऊपर से गॉड्स दिखते हैं। अब किसी भी तरह उस मॉन्स्टर को रोकना है, ऐसा सोचकर राजा जियूस के बच्चे अपोलो, आर्टिमस एंड एरिस उनकी डिवाइन वेपन्स को लेकर माउंट ओलंपस से उतरकर टाइफून के पास आ पहुंचते हैं। उस तरह टाइफून को रोकने के लिए आने वाली इन 3 गॉड्स में से आर्टिमस अपनी एरोस से टाइफून पर अटैक करते हुए डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उसी समय गॉड ऑफ वार के नाम से पुकारा जाने वाला एरिस टाइफून की बॉडी पर जंप करके अपना डिवाइन स्पीयर से
टाइफून के सीने में वार करता है। फिर भी बिल्कुल ना रुकने वाला टाइफून उसके ऊपर रहने वाला एरिस को अपनी टेंटिकल्स के साथ खींच के उसके ऊपर तीर चलाने वाला आर्टिमस के ऊपर पटक देता है। उसी तरह अपने सीने पर रहने वाली आर्टिमस की स्पीयर को खींच के बचा हुआ थर्ड गॉड अपोलो के ऊपर फेंक देता है। टाइफून फेंका हुआ उस स्पीयर लग के अपोलो का खंदा टूट जाता है। इस तरह टाइफून को रोकने के लिए आया हुआ इन 3 गॉड्स हार जाते हैं। इसके बाद टाइफून्स को हराकर पाताल लोक में बंदी बनाने का रिवेंज लेने के लिए टाइफून नेक्स्ट अटैक करने वाला टारगेट ओलंपियन गॉड सारे रहने वाला माउंट ओलंपस। एक तरफ माउंट ओलंपस पे टाइफून एक एक कदम बढ़ाता है तो दूसरी तरफ ओलंपियन गॉड्स में से मोस्ट पावरफुल पोसेडन एंड ज्यूस के 3 बच्चों को हराने वाला टाइफून से बाकी गॉड्स के अंदर एक अनजानी डर पैदा हो जाता है। फिर टाइफून माउंट ओलंपस को चढ़ना शुरू करने पर गॉड्स के किंग ज्यूस और उसकी बड़ी बेटी गॉडेस ऑफ वार यतेना को छोड़कर बाकी सारे गॉड्स डर के अपना जान बचाने के लिए जानवर और पक्षियों के रूप में बदल के ग्रीस में रहने वाली माउंट ओलंपस से भागकर अफ्रीका में रहने वाली इजिप्ट में चले जाते हैं। माउंट ओलंपस के ऊपर ज्यूस एंड अथेना सेंचुरीज तक टाइफून के साथ लड़ाई करते हैं। उसी समय इजिप्ट में जानवर के रूप में आने वाला ओलंपियन गॉड्स को दैव शक्ति को पहचानने वाले एंशिएंट इजिप्ट के लोग उनको पूजा करना शुरू कर देते हैं। तब से इजिप्ट के लोग जानवर के रूप में दिखने वाले ग्रीक गॉड्स के ह्यूमनॉइड डिवाइन बॉडीज की स्टैचूज बनाकर पूजा करते आ रहे हैं। यही इजिप्शियन माइथोलॉजी में क्यों गॉड्स एनिमल्स एंड बर्ड हेड्स के साथ रहते हैं, इसका ग्रीक माइथोलॉजी में रहने वाली आंसर है। अब इसी सवाल का जवाब साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में ढूंढा जाए तो इजिप्शियन गॉड्स क्यों एनिमल्स एंड बर्ड्स हेड्स के साथ रहते हैं, इस सवाल का जवाब प्राचीन इजिप्ट के लोग गॉड्स को किन चीज़ों से इंस्पायर होकर बनाए थे, इस सवाल से जुड़ता है। इस सवाल का साइकोलॉजिस्ट का आंसर है पुराने ज़माने में लोग नेचर को ही भगवान मानते थे। फॉर एग्जाम्पल सूरज और चांद को गॉड की तरह इजिप्शियन माइथोलॉजी में ईगल के सर के साथ रहने वाली मुंड्रा एंड कोंख्यू के नाम का गॉड्स को पूजा करते थे। आसमान की ऊंचाइयों पर सूरज और चांद की तरह पंख फैलाकर उड़ने वाले उन पंछियों का नेचर ही इजिप्ट की प्रजा उनको गॉड की तरह पूजा करने का वजह हो सकता है। और इजिप्ट का सबसे बड़ा नाइलो नदी के पानी का गॉड की तरह सबाक नाम का एक मगरमच्छ के आकार का स्टैचू को ही प्राचीन इजिप्ट के लोग पूजा करते थे। माना जाता है इस सबाक का आंसू से ही इजिप्ट नाइलो नदी भी जन्म लिया था। देखा जाए तो नदी में रहने वाला डेंजरस एंड डोमिनेटिंग क्रिएचर मगरमच्छ ही है, ये हम सबको पता है। उस तरह मगरमच्छ को इंस्पिरेशन मान के ही प्राचीन इजिप्ट के लोग नदी के संबंधित गॉड्स को क्रिएट किए होंगे। और इसी तरह शमशान में समाधि के आसपास घूमने वाले डॉग्स और वुल्फ को फेस के साथ गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ एंड ममिफिकेशन अनुबिस को हमेशा गुस्से और खतरनाक रहने वाली और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी तरह के जानवर से लड़ाई करने वाली बैबन फेस के साथ गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड को एग्रेसिवनेस एंड स्ट्रेंथ होने वाले बाबा को जैसे क्रिएट किया है, वैसे ही बाकी एस्पेक्ट्स के संबंधित गॉड्स को भी क्रिएट किए होंगे। ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने वाले कुछ एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। सो ये थी इजिप्शियन गॉड्स क्यों बर्ड्स एंड एनिमल फेसेस के साथ रहते हैं, इस सवाल का ग्रीक माइथोलॉजी और साइकोलॉजी में रहने वाले जवाब। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करने से पहले कमेंट भी कर दीजिए ताकि अगले वीडियो में आपको थैंक यू कह सकूं। मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल सिनेमा अनकवर्ड।